आज का टॉपिक है पर्ट्यूसिस। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पर्ट्यूसिस क्या होता है। तो ये एक बैक्टीरियल डिसीज़ है जो कि कॉज होती है बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस की वजह से। ये जो बैक्टीरिया है जो बॉडी में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसमें इन्फ्लामेशन जो है कॉज कर देता है, जिसमें सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो एरिया होता है वो होता है माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन, थ्रोट एरिया और नोज़ एरिया। तो ये जो 3 एरिया हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इसमें, और बहुत ज़्यादा कफिंग होती है और कफ का साउंड जो है वो वूप लाइक जो साउंड सुनाई देता है, जिसकी वजह से इसको हम पर्ट्यूसिस को हम वूपिंग कफ भी बोलते हैं। तो वूपिंग कफ के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट जानेंगे कि इसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। तो पर्ट्यूसिस के कॉजेज़ जो हैं, जैसे कि जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन हुआ है तो उनका वैक्सीनेशन पूरी तरह से नहीं हुआ है, या फिर किन्हीं बच्चों का वैक्सीनेशन बिल्कुल ही नहीं हुआ है, उनको 1 या 2 डोज भी जो है नहीं लगे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा जो है चांसेस रहते हैं पर्ट्यूसिस होने के। इसके अलावा जो जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, जिन भी बच्चों की, तो वीक इम्यूनिटी की वजह से जो है वूपिंग कफ कॉज हो सकता है। इसके अलावा जो इसका थर्ड कॉज है वो है किसी भी जो इन्फेक्टेड पर्सन है, पर्ट्यूसिस से इन्फेक्टेड है वो, तो अगर उसके कांटेक्ट में कोई भी पर्सन आता है तो उसको भी चांसेस होते हैं कि उसको ये डिसीज़ कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा जो फोर्थ इसका कॉज है, तो फोर्थ कॉज में ये है कि जैसे बचपन में जो वैक्सीनेशन हुआ है, तो जब अडल्ट होते हैं, अडल्ट होते होते जो है वैक्सीनेशन का जो असर है वो थोड़ा कम होने लगता है जो अडल्ट होने तक, तो तभी भी जो इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो सकती है और जो है वहाँ पर इन्फेक्शन जो है कॉज हो सकता है मे बी। तो इसके बाद जानेंगे कि इसका जो ट्रांसमिशन क्या होता है। तो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जो पर्ट्यूसिस का, वो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी कि ड्रॉपलेट्स जो हैं थ्रू स्नीजिंग, कफिंग, टॉकिंग या फिर लाफिंग, तो इन जो है ड्रॉपलेट के थ्रू ये जो है कॉज होता है, ट्रांसमिट होता है। इसके बाद जानेंगे कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड जो है पर्ट्यूसिस का जो बैक्टीरिया है, जो बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस है, वो बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद में जो है जो फर्स्ट सिम्टम शो करेगा बॉडी के अंदर, तो वो डेज होंगे 6 to 18 डेज जो है 6 to 18 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जिसमें कि बॉडी के अंदर एंटर करके सिम्टम शो करना जो है स्टार्ट कर देता है बैक्टीरिया। इसके बाद जानेंगे इसके क्या क्या जो है सिम्टम हो सकते हैं। तो पर्ट्यूसिस में जो पेशेंट है उसको फर्स्ट स्टेज में बहुत ही माइल्ड सिम्टम जो फील होते हैं, बहुत माइल्ड सिम्टम उसको सीन होते हैं उन लोग में। इसके बाद जो मॉडरेट स्टेट होती है, तो मॉडरेट स्टेज में जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े जैसे सीवियर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होते हैं बट मॉडरेट रहते हैं। जो फीवर है वो माइल्ड फीवर आएगा, कफिंग है तो वो बहुत ज़्यादा कफिंग नहीं होगी, सीवियरली कफिंग नहीं होगी। इसके बाद जो थर्ड जो स्टेज है, थर्ड स्टेज में बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है और जो सिम्टम है वो बहुत ही ज़्यादा सीवियरली शो होने लगते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में जो है पेशेंट को हेडेक रहेगा, स्लाइट फीवर रहेगा, माइल्ड फीवर रहेगा एकदम से उनको। माइल्ड फीवर के अलावा जो है उनमें कफिंग की कंडीशन, सोर थ्रोट दिखेगा उनमें और कफिंग रह सकती है। कफिंग के अलावा उनमें ईची आइज़ और जो आईलेट्स हैं वो आईलिड्स उनकी जो है स्वेल्ड होंगी, और इसके अलावा रेड आई होंगी इनकी, और इसके अलावा उनमें पेशेंट में जो है वॉमिटिंग, नोज़िया की कंडीशन देखी जा सकती है, और बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली कफिंग की वजह से उन पेशेंट के अंदर एपिस्टेक्सिस की कंडीशन भी देखी जाती है, बिकॉज ऑफ कि वहाँ की जो छोटी छोटी जो आर्टरीज होती हैं वो रप्चर हो सकती हैं, इसकी वजह से एपिस्टेक्सिस की कंडीशन भी जो है पेशेंट के अंदर देखी जाती है। इसके अलावा पेशेंट को बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ़ होती है, उनको एपनिया की कंडीशन उनमें देखी जाती है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी उनमें देखी जाती है, तो सांस लेने में उनको जो है परेशानी होती है, साथ ही साथ उनको भूख नहीं लगती, उन पेशेंट को एनोरेक्सिया की कंडीशन रहती है, इंसोम्निया की कंडीशन पेशेंट्स में देखी जाती है। इसके अलावा उनमें बहुत ज़्यादा फटीग, वीकनेस देखा जाता है। तो ये सारे सिम्टम जो हैं वो पर्ट्यूसिस में जो है शो होते हैं। इसके अलावा सीवियर स्टेज में बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर पेशेंट को रहता है। हाई ग्रेड फीवर के साथ में जो है उनको बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी रहती है उनको, और जैसे कि उनको सोर थ्रोट बहुत ज़्यादा रहता है, और जब भी वो कफिंग करते हैं तो
तो उसमें वूप लाइक जो है साउंड सुनाई देता है, बहुत ज़्यादा एकदम से जो हॉर्सनेस वॉइस में जो है सुनाई देती है अगर वो कफिंग करते हैं तो। इसके अलावा पेशेंट में जो है ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी के साथ साथ उनमें जैसे कि स्वेलोइंग की प्रॉब्लम देखी जाती है। जब भी वो खाना निगलेंगे, कुछ भी फ्लूइड्स लेंगे तो उनके जो थ्रोट एरिया है वहाँ पेन उनको होता है, खाना खाने में उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो ये सारे सिम्टम है जो पर्ट्यूसिस के पेशेंट में जो है शो होते हैं। इसके बाद बात करेंगे इसमें क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस में फर्स्ट है हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। सारे सिम्टम जो जितने भी शो हो रहे हैं उनको हम जो है देख सकते हैं, असेस कर सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री टेकिंग कर सकते हैं पेशेंट की। इनके अलावा जो है सीबीसी कर सकते हैं। सीबीसी में जो डब्ल्यूबीसी का रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई शो होता है। इसके अलावा पेशेंट का थ्रोट कल्चर कर सकते हैं, जो स्पूटम कल्चर कर सकते हैं उनका, जो सलाइवा है सलाइवा टेस्टिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा पेशेंट का जो है अनदर जो कर सकते हैं, अनदर जो एक्सरे वगैरह है, चेस्ट एक्सरे है, ये सारा कुछ जो है डायग्नोसिस में कर सकते हैं जिससे कि बेटर फाइंडिंग्स कर सकें। इसके अलावा बात करेंगे कि इसमें क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो पर्ट्यूसिस के लिए मैनेजमेंट में सबसे पहले तो पेशेंट को एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन हो गया, जो जिससे कि एंटीबायोटिक से जो इन्फेक्शियस कंडीशन है वो रिड्यूस हो सके, इन्फेक्शन ट्रीट हो सके। इसके अलावा पेशेंट को एंटीपायरेटिक ड्रग देंगे, एनाल्जेसिक ड्रग देंगे, उनको O2 थेरेपी देंगे। उनको जो है सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो तो O2 थेरेपी दे सकते हैं उन पेशेंट्स को। इसके अलावा उनको जो प्लेंटी ऑफ वाटर, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डाइट देंगे। और पेशेंट को जो है पर्ट्यूसिस के लिए जो है पेशेंट को उनमें जितने भी सिम्टम जो शो हो रहे हैं तो सिम्टम के अकॉर्डिंग उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट को एनकरेज करेंगे कि वो जो है खुद का पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखे और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स ले, उनको सॉफ्ट डाइट देंगे और जो पेशेंट को अनदर पर्सन से, सब लोगों से जो है आइसोलेट करके रखेंगे जिससे कि इन्फेक्शन ट्रांसमिट ना हो। पेशेंट को एनकरेज करेंगे कि वो मास्क वियर करे और जब भी उनको जो है खांसी आए या उनको जब भी कफिंग हो तो वो मास्क का यूज़ करें जिससे कि इन्फेक्शन ट्रांसमिट ना हो। इसके अलावा पेशेंट को प्रॉपर पोजीशनिंग देंगे और पोजीशनिंग कंफर्टेबल पोजीशन उसको प्रोवाइड करवाएंगे, प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे और साथ ही साथ उनका जो है जो पोजीशनिंग है एवरी 2 आवर्ली उसको चेंज करते रहेंगे जिससे कि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और उनको जो है पेन की जो कंडीशन ना हो। तो ये सारे हम इतने मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है उनका टाइम टू टाइम वाइटल साइन चेक करते रहेंगे जिससे कि उनका फीवर है, टेम्परेचर देखा जा सकता है, बीपी वगैरह उनका असेस करते रहेंगे, इनपुट आउटपुट उनका चेक करते रहेंगे जिससे कि कितना फ्लूइड्स ले रहे हैं और कितना जो है एक्सक्रीट हो रहा है, वो सारी चीज़ों को असेस करते रहेंगे। तो आज हमने पढ़ा था पर्ट्यूसिस के बारे में कि पर्ट्यूसिस क्या होता है। पर्ट्यूसिस जो है, पर्ट्यूसिस को वूपिंग कफ भी कहा जाता है और इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है इन्फेक्टेड जो है होता है, इन्फ्लेमेशन होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक का। इसके बाद हमने जाना कि क्या क्या कॉजेस होते हैं, क्या क्या सिम्टम पेशेंट में शो होते हैं और कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।